हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज रिगार्डिंग एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अब पॉइंट समझना, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक फार्मर है, अब ये गन्ना फार्मर है, गन्ना किसान है। अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे शुगर मिल्स के पास अपना गन्ना लेके, ठीक है ना। और बदले में शुगर मिल इनको कुछ पैसे देगी, क्योंकि आप वहां पे अपने शुगर केन को दे रहे हो और बदले में कुछ पैसे मिलेंगे। तो ये जो पैसे मिलते हैं ये एफआरपी से ज्यादा होने चाहिए। तो एफआरपी क्या हुआ, कम से कम इतना प्राइस हो गया जो इन किसानों को मिलना ही चाहिए इन शुगर मिल्स के द्वारा। इसी को बोल देते हैं फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम रेट एट व्हिच शुगर केन इज टू परचेज्ड बाय शुगर मिल्स फ्रॉम द फार्मर्स। अभी क्या हुआ है, हरियाणा के अंदर जो गन्ना किसान है, शुगर केन फार्मर्स, वो धरने पे बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो एफआरपी था ना, इसको बढ़ा दिया जाए। जितना ज्यादा आप सोचो एफआरपी होगा, उतना ज्यादा किसको फायदा होगा, इन किसानों को। इसीलिए हरियाणा के अंदर ये किसान धरने पर बैठ गए हैं ताकि इसको इंक्रीज किया जा पाए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नंबर डिटर्मिन कौन करता है कि गन्ना किससे ऊपर बिकेगा, कितने रेट पे बिकेगा, ये डिटर्मिन किया जाता है। इसको देखो, रिकमेंडेशन जो होती है, जो सुझाव दिए जाते हैं कि कितना रेट होना चाहिए, वो सुझाव दिए जाते हैं सीएसीपी के द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये सुझाव अपने किसको देता है, ये देता है हमारी गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, फिर ये फिक्स करती है उसको, ठीक है। एक होता है सुझाव देने वाला, सुझाव कौन देता है, सीएसीपी। और फाइनली उसको फिक्स कौन करता है, तय कौन करता है, वो सीसीईए अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो सीएसीपी है ना, ये दरअसल में हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसके अंदर एक एडवाइजरी बॉडी ये आ जाती है। अब आप नोटिस करोगे कि सर एफआरपी डिटरमिन कैसे हुआ। यहां पर देखो अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे उस गन्ने को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, क्या मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या है, ओवरऑल इंटरनेशनली क्या प्राइसेस चल रहे हैं शुगर के, डोमेस्टिकली क्या चल रहे हैं, आपस में प्राइस पैरिटी है या नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर्स को देखा जाता है। उसके बेसिस के ऊपर जो सीएसीपी है वो एक प्राइस रिकमेंड करती है, सीएसीए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, फिर उस हिसाब से उसको वो फिक्स कर सकती है। इसके पीछे एक ऑर्डर है, दैट इज शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर। अब ध्यान से समझना, ये जो किसने डिटरमिन किया, ये फाइनल प्राइस किसने फिक्स किया, ये फिक्स किया गया यूनियन गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। पर अगर एक मान लो कोई स्टेट चाहती है, मान लो जैसे पंजाब चाहती है कि नहीं एफआरपी कम है, इससे भी ज्यादा हमें कुछ देना है, तो वो क्या दे सकती है, एसएपी, स्टेट एडवाइज प्राइसेस, ठीक है। तो उससे ऊपर जनरली ये एप्लीकेबल होता है एफआरपी के ऊपर, अगर उनको लगता है कि इससे हम ज्यादा प्राइस हम देना चाहिए हमारे किसानों को। तो ये होता है एफआरपी और एसएपी। आई होप डिफरेंस दोनों में समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ईट राइट स्टेशन। अभी जो हमारे इंडियन रेलवेज का जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है, उसको 5 स्टार दिया गया है। किसके अंदर सर, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के अंदर। समझने की कोशिश करना, देखो हमारे जो अलग अलग लोग हैं उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो वाराणसी कैंट जो रेलवे स्टेशन है उसको इस डायरेक्शन के अंदर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दे रहा है, इसलिए उनको 5 स्टार रेटिंग यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। अब ये सर रेटिंग देता कौन है, देखो ये रेटिंग दी जाती है एफएसएसएआई के द्वारा। ये क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आई रिपीट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दरअसल में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो कि किसी एक्ट के थ्रू बनी हो, ठीक है। तो एक एक्ट था एफएसएसएआई एक्ट 2006, इस एक्ट को पास किया गया हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, उसके अंदर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये करती है, ये इंडिया के अंदर अलग अलग जो फूड सेफ्टी के क्या नॉर्म्स होने चाहिए, किस तरह की रेगुलेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें एफएसएसएआई के द्वारा करी जाती हैं। दरअसल में ना ये ईट राइट स्टेशन जो है, ये हमारी ईट राइट मूवमेंट का एक हिस्सा है। अब सर ईट राइट इंडिया मूवमेंट क्या है, यहां पर देखो, अगर आप जानते हो कि अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा होगा, बिल्कुल यही चीज इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर करी जाती है कि सही भोजन बेहतर जीवन। इसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, देखो आप जानते हो आयुष्मान भारत हमने लेकर आए हुए हैं, पोषण अभियान है हमारे पास, अनेमिया मुक्त भारत की हम बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, ताकि लोगों की जिंदगी, लोगों की हेल्थ अच्छी हो पाए। उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अच्छा खाना, ठीक है। आज का टाइम अगर हम जंक फूड खाएंगे या खराब चीजें खाएंगे तो डेफिनेटली अलग अलग तरह की डिजीजेस हो गया, अलग अलग तरह की इलनेस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटी रह जाती है। तो इसलिए हमारी क्या कोशिश होती है, हम अच्छा खाना खाएं, उसी का नाम क्या है,
ईट राइट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें देखा जाता है फूड को कैसे स्टोर किया जा रहा है, क्या हाइजीन है, उस हिसाब से हम इनको सर्टिफाई करते हैं अलग अलग जो स्टेशन को। तो इंडिया के पास टोटल अभी तक कितने हैं, 34 ईट राइट सर्टिफाइड स्टेशन। अब देखो खाने की बात हो रही है, पहले हमने शुगर केन की बात करी, फिर हमने बात करी ईट राइट इंडिया की। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, और अभी कब आया था ये, 2022 के अंदर ही, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्या पूछा गया भैया कि टी बोर्ड के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहां पर नोटिस करो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब समझ आया मैं हर बॉडी के साथ आपको क्यों बताता हूं कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि यूपीएससी इसी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछता है। और जब मैं बात करता हूं टी बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो हाँ जी बिल्कुल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही है। इसके साथ ही तो पहला स्टेटमेंट सर हो गया ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आ रही है। अब नोटिस करो मैंने आपको मिनिस्ट्रीज भी हर किसी चीज के साथ साथ में पढ़ाता जा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आती, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सर हो गया गलत। ठीक है, टी बोर्ड का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, क्या वो बैंगलोर के अंदर है? जी नहीं, ये आता है कोलकाता के अंदर, और इसके ओवरसीज ऑफिस है, ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका, 1 और 4 करेक्ट है, थर्ड गलत है। ठीक है ना, तो सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना कि रट लो, नहीं, बात वो नहीं है। पर पॉइंट ये था कि आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चीजें समझने की कोशिश करो कि यूपीएससी क्या पूछता है, क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं है। तो इस तरह की चीजें कि कोई स्टैट्यूटरी है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक छोटी सी चीज देखो, यहां इसने पूछा ना कि टी बोर्ड का ऑफिस बैंगलोर के अंदर है क्या। एक्चुअल में ना इसको आपने कंफ्यूज किया। कैसे कंफ्यूज किया इसने, दरअसल में जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, उसका ऑफिस है बैंगलोर के अंदर या बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, और जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका है कोलकाता के अंदर। तो इसने क्या किया, इसने आपको टी को ये इंटरचेंज करके देने की कोशिश करी। तो ये बातें भी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको रियलाइज करनी होती है कि इस तरह से ना यूपीएससी बहुत बार चीजें इंटरचेंज कर देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से चीजें पे पढ़ रखा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 4। चलते हैं आगे, लैंड सबसिस्टेंस के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। देखो आपने वैसे तो हमारे YouTube चैनल के और भी वीडियोस देखे होंगे, वहां पर भी हमने डिस्कस किया है। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है ना, उसने क्या डिसाइड किया कि जो अलग अलग फैमिलीज हैं उनको इवैक्यूएट करना, उनको वहां से खाली करवाना, उनसे वहां से बाहर निकालना, जोशीमठ और आसपास के जो एरियाज हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का, क्योंकि लैंड वहां पे क्या हो रही है, सबसाइड हो रही है, जिसको बोलते हैं ना कि जमीन नीचे धस गई। ठीक है, धसना, जमीन का नीचे जाना, इस दोनों से लैंड सबसिडेंस। अब ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि हो सकता है कई बार कुछ नेचुरल फैक्टर हो उसके पीछे के। नेचुरल फैक्टर जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वहां पर कुछ अर्थक्वेक आया हो, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह की टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हो, आपस में जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, वो आपस में टकरा रही हो, उससे की वजह से एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां की जमीन नीचे चली जाए, या फिर वॉल्केनोज वगैरह आए हो उस जगह के अंदर, या फिर आप जानते हो लैंडस्लाइड। ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज हो रही है लैंडस्लाइड, हमें देखने को मिलता है माउंटेन के साथ में लैंडस्लाइड ऐसी सिचुएशंस, तो उससे हो सकता है। इसके साथ ही आप जानते हो हमारे यहाँ पे पर्मा फ्रॉस्ट होता है कई जगह पे। परमानेंट फ्रॉस्ट मतलब जो बहुत ही ठंडे एरियाज होते हैं ना, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स, वहां पर क्या होता है, एक सॉइल की ही लेयर होती है, वो परमानेंटली क्या हो जाती है, फ्रोजन हो जाती है। पर आप जानते हो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग हो रही है। इसका क्या मीनिंग होता है कि परमाफ्रॉस्ट मेल्ट कर रही है, जो उसके अंदर की जो बर्फ है वो मेल्ट करेगी, नीचे क्या बचेगा, पानी बचेगा, सॉइल बचेगा। उसका इंपैक्ट क्या आएगा, उसका इंपैक्ट हमारे वहां के इकोसिस्टम के ऊपर आएगा, और यही एक कारण बन जाता है लैंड सब्सिडेंस का। उसके साथ ही सिंक होल्स का फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी रीजन उसके पीछे का यही है कि मान लो कहीं से नदी जा रही हो या पानी बहुत तेजी से बह रहा हो, कई कई दिन बारिश हो रही है, उससे भी लैंड नीचे सबसाइड कर सकती है। उसी तरह से होते हैं क्या, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जो कि मैन से रिलेटेड है, मेरे और आपके जैसे जो हम गलत चीजें करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई जगह मान लो आपने मेट्रो बना दी, टनल बना दी, नीचे बनाओगे तो बहुत सारी क्या करनी पाएंगी, कुछ वहां से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, माइनिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, अंडरग्राउंड माइनिंग हो गया, या फिर कुछ बहुत बड़ी चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, हाई राइज बिल्डिंग, उससे भी नीचे जमीन धस सकती है। इसके अलावा आप जानते हो, ठीक है, जो एक्वाफायर्स होते हैं, आई एम वेरी श्योर आप सभी जल भरा या फिर जल भर के बारे में जानते होंगे कि एक जो धरातल की जो लेयर है ना, उसके नीचे कुछ हमें चीजें देखने को मिलती है, जो कि वहां पर क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर को होल्ड करती है। बेसिकली एक्वाफायर क्या, एक तरह के बॉडी ऑफ रॉक ही है, ठीक है, जो कि ग्राउंड वाटर को होल्ड करती है। अब हम इंसान क्या कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या आएगा, लैंड सब्सिडेंस के ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। और ये एक बहुत ही मेजर इशू है, क्योंकि वहां की हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है, वहां के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंदिरा पॉइंट। अभी क्या हुआ है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने विजिट किया है इंदिरा पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है
तो ये कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ये सदर्न मोस्ट टिप है हमारी कंट्री की। एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। देखो यहां पर आपको सबके ऊपर देखने को मिलेगा इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, नीचे हमें देखने को मिल जाता है कन्याकुमारी। इस साइड में हमें यहाँ पे गुजरात आप जानते हो, यहाँ पर आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, एक्चुअल में सबसे नीचे ये आता है, ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। तो ये सदर्न मोस्ट टिप हो जाता है हमारा इंडियन टेरिटरी का। ये एक तरह का क्या है? ये विलेज है निकोबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके आप लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लोकेशंस को आप जान सकते हो। इनके कुछ और नाम भी हैं, उनको जिसके नाम से पहले जाना जाता था, दैट इज पिग्मेलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग लोकेशंस हमें यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। एक जानते हो यहाँ पे गलेथिया नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे आपको लाइट हाउस भी देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो ना, जो इंडोनेशिया है उसके ये काफी नजदीक है। इंडोनेशिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस है, ठीक है, वहां से काफी ये नजदीक आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2018 में हमें यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो। देखो कई बार होता है ना, हमें नहीं पता होता चीजें। या फिर स्टेटमेंट 2 देख लो कि बैरन आइलैंड 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार है। हो सकता है शायद आपको ये भी ना पता हो, पर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वॉल्केनो erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। देखो आप लोग ना आजकल करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो आई एम वेरी श्योर जो लोग ना 2018 का प्रीलिम्स कर रहे थे, उस टाइम तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने भी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि 2017 में पता क्या हुआ? 2017 में जो बैरन आइलैंड था, वो वॉल्केनो जो वहां पर है, वो इरप्ट हो गया। आई बात समझ में? और यहां पर थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो, कि पिछली बार ये 1991 में इरप्ट हुआ था, उसके बाद ये इनएक्टिव रहा है। नहीं भैया, 2018 में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके एक साल पहले ही 2017 में क्या हुआ था? ये इरप्ट हुआ था। तो ये तो बहुत बार न्यूज में था उस टाइम के। तो अगर सिर्फ न्यूज को भी फॉलो किया होता तो आप स्टेटमेंट 3 को गलत करते, और एक बार आपने स्टेटमेंट 3 गलत करी, आपका आंसर आपके सामने था। तो हो सकता था शायद आपको स्टेटमेंट 1 का आइडिया ना हो या स्टेटमेंट 2 का आइडिया ना हो, पर सिर्फ स्टेटमेंट 3 के बेसिस के भी ऊपर भी आप आंसर तक पहुंच जा सकते थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 देखो बिल्कुल ठीक है अगर मैं आपको बताऊं, और स्टेटमेंट 2 गलत है। दरअसल यहां पे पता है इसने क्या किया? यहां पर इसने बात करी कि 140 किलोमीटर है ये ग्रेट निकोबार से, पर नहीं, ये जो वहां की कैपिटल है ना पोर्ट ब्लेयर, वहां से 140 किलोमीटर है नियरली। तो थोड़े से ना इस तरह से थोड़ा सा फैक्ट चेंज कर देगा और वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ये यूपीएससी की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें समझनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रज्वला चैलेंज। देखो आप सभी जानते हो हिंदी में प्रज्वला का मतलब होता है एक तरह की चमक, एक तरह इसका उदय होना किसी चीज का। तो यहां पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने प्रज्वला चैलेंज लेकर आए हैं। क्यों लेके आए हैं? ताकि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है ना, उसका एक तरह से वो चमके, वो उसका एक उदय हो, वहां का सूरज उग पाए। इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है? प्रज्वला चैलेंज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, किसके लिए इसको यूज किया जा रहा है? ताकि हमारी जो इंडियन रूरल इकोनॉमी है उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। अब आप नोटिस करोगे, देखो बहुत सारे हमें ना रूरल इकोनॉमी के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी जो महिलाएं हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वहां पर कैसे अच्छे सोल्यूशन लेकर आए जा सकते हैं और कैसे वो सोल्यूशन सस्टेनेबल हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अलग अलग यहाँ पर इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर आप कोई भी अपना स्टार्टअप हो सकते हैं। ये सारे अगर साथ में आके कुछ अपने आइडियाज देंगे तो डेफिनेटली जो रूरल इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उनको हम टैकल कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे फोकस है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। साथ ही साथ जो हमारा जो आप जानते हो दीन दयाल अंत्योदय योजना आती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो वो उसके थ्रू हम ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अलग अलग ठीक है कैटेगरीज थी, मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं के लिए हो गया, मल्टी सेक्टर आइडियाज ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहला एक इस तरह का मॉडल है जहां पर हम नेशन वाइड पे चीजों को बदलने की प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पर्पल फेस्ट। अब सर पर्पल फेस्ट क्या है? देखो अलग अलग कलर के ना कुछ फेस्ट होते रहते हैं। अभी जो पर्पल फेस्ट है ना, ये गोवा में हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हम इनक्लूसिविटी को सेलिब्रेट करने के लिए। देखो आप इन जानते हो ना कि इंडिया में या फिर इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ही आपको कुछ पर्टिकुलर पर्संस देखने को मिल जाते हैं जिनके कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं। और अक्सर ना ये जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन होते हैं, इनको बहुत गलत तरह से ट्रीट किया जाता है। लोग इनके पास नहीं बैठते, इनको सोचते हैं कि नहीं यार इसको डिसेबिलिटी है, हमें हमें इससे फ्रेंडशिप नहीं करनी। पर नहीं, हमें हमारे यहाँ क्या बिलीव किया जाता है? इंडियन वैल्यूज जो बिलीव करती हैं इंक्लूसिविटी के अंदर बिलीव करती हैं। तो हम ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं इनको सेलिब्रेट करें, इंक्लूसिविटी की तरफ पास में लेकर आए, उसकी बातें यहाँ पर हम कर रहे हैं इन द पर्पल फेस्ट। तो ध्यान देना है किसके लिए है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे इस पर्पल फेस्ट के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो आपको एक पर्पल एग्जीबिशन देखने को मिल जाएगा। इस एग्जीबिशन के अंदर ना दिखाया जाएगा कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, इन्होंने भी बहुत अलग अलग तरह के ना एक बहुत अच्छा इनोवेशन कर रखा है।
बहुत नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं मार्केट के अंदर। तो इनसे भी क्या पता लगता है कि डेफिनेटली इनके पास भी बहुत अच्छी खासी क्षमता है, एक पोटेंशियल इनके पास बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह से अगर इंक्लूसिविटी का माहौल बनेगा ना, तो सारी चीजें हम साथ में कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी देखो और एक्टिविटीज है, मूवीज दिखाई जाएंगी, आपको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, पर ध्यान में क्या रखना है कि किससे रिलेटेड है ये, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हो। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वाटर विजन एट 2047। ठीक है, आप जानते हो देखो 2047 में हमारी आजादी को 100 साल हो चुके होंगे। तो 100 साल के टाइम के ऊपर हमारा विजन क्या है पानी को लेके, उसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी। अब यहाँ पर क्या था, जो हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अलग अलग जो मिनिस्टर्स थे वो आए। ठीक है, इसके साथ ही हमारे जो स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए थे उन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये अभी हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। दरअसल में जो 2047 तक का विजन है, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किस तरह से इंडिया में क्या होना चाहिए, तो उसी को कंट्रीब्यूट किया गया। यहाँ पर आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज नोटिस कर सकते हो। अब इस नोटिस इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, दैट इज 5P। मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर पानी को हमने मैनेज करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल विल। अगर सरकारें की ही मंशा अच्छी नहीं होगी ना, तो कभी हम पानी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला पी क्या है, पॉलिटिकल विल। उसी तरह से दूसरा पी क्या है, हमारे पास पब्लिक फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है ना, अगर पैसे नहीं होंगे तो कैसे हो पाएगा, तो फाइनेंस चाहिए। उसी तरह से हम रेलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप्स बिल्ड करें, उनको साथ जोड़ें, साथ में कम्युनिटी में साथ मिलकर काम करें, वो हो गया। तो उसके साथ ही पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये भी वही है कि लोगों को एक तरह का जन आंदोलन बनाएं। लोगों को जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। साथ में ही परसुएशन विद सस्टेनेबिलिटी। तो परसुएशन जो आप जानते हो आपके एथिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो लोगों को परसुएड किया जाए इस डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए। तो ये हमारी 5P विजन है, आप इसको अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो। तो ये हमने फोकस करा है 5P के अंदर। इसके साथ ही इस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे आप जानते हो पानी की क्वालिटी कैसे हो सकती है। एक होता है वाटर गवर्नेंस की बात। ठीक है, अब वाटर गवर्नेंस के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, किस तरह के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होने चाहिए, जो हमारे अलग अलग प्रैक्टिस है, अलग अलग प्रोसेस है, किस तरह से डिसीजंस को लेना है, कौन उसके पर्टिकुलर डिसीजंस के लिए कौन कौन अकाउंटेबल है, ये सारी चीजें आ जाती हैं अंडर वाटर गवर्नेंस। उसके साथ ही ग्रे वाटर को कैसे यूज करना है। देखो, आप सभी जानते हो, देखो कुछ ऐसा पानी होता है ना जिसको जिसको बेसिकली जो टॉयलेट वाला पानी नहीं, उसको छोड़कर, जैसे मान लो आप नहाते हो किसी पानी के साथ, वो जो पानी बच गया, वॉशिंग मशीन वाला पानी हो गया, ठीक है, डिश वाटर वॉशर वाला पानी हो गया। तो ये सारा इस सभी चीजों को क्या बोल देते हैं, ग्रे वाटर। इसको थोड़ा बहुत अगर हम ट्रीट करें तो इनको कुछ जगह पे रीयूज किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने टॉयलेट के अंदर इस पानी को यूज कर लिया, ठीक है, जो मान लो आपने ना वॉशिंग मशीन का जो पानी बचा हुआ था उसको टॉयलेट के अंदर यूज कर लिया, तो वो हो सकता है। तो इस तरह से इनका हम यूज किया जा सकता है। कैसे इसको यूज करें ताकि कम पानी के साथ हम अच्छा एक आउटपुट निकाल पाए। हो सकता है कुछ पानी इसमें से इरिगेशन के अंदर भी हम यूज कर पाए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रह जाती हैं। उसी तरह से चाहे कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पानी की कमी है, कुछ जगह पे पानी काफी ज्यादा है, और कुछ हिली एरियाज के अंदर भी हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही देखो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी कुछ हमें आउटपुट्स देखने को मिले, जैसे आप नोटिस कर सकते हो एक फ्रेमवर्क है। उसी तरह से हमारा जो जल शक्ति अभियान के अंदर कैच द रेन, ठीक है, हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा है कि पानी को, जो बारिश है उसको कैच करना है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट करने चाहिए ताकि हम उस तरफ मूव कर पाए। इसके साथ ही आप जानते हो देखो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंस के 75 साल हो गए हैं, बिल्कुल। तो उसके साथ ही उस उपलक्ष्य के अंदर ही हमने क्या किया है, जो WRIS है। आप सोच रहे होंगे सर WRIS क्या है, देखो कुछ नहीं है, ये है वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमें कितना पानी कहां पर मिलता है, कितना कहां पर अवेलेबल है, कैसे उसका कर सकते हैं, एक प्रॉपर डेटाबेस है, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके अंदर हमने एक छोटा सा पोर्टल बनाया है, उसका नाम है जल इतिहास। जल जानते हो आप क्या होता है, पानी। इतिहास होता है हिस्ट्री। तो देखो हिस्ट्री में अगर आप जाओगे ना, मेरे श्योर सभी ने आप हिस्ट्री पढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर पानी को बहुत अच्छे से सेव किया जाता था। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने देखो रानी की वाव के बारे में सुना है, ठीक है ना, गुजरात के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपको बाउली सिस्टम देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप टैंक्स के अंदर देख सकते हो। उसी तरह से देखो अगर आपने चोला एम्पायर को पढ़ा होगा, तो चोला एम्पायर का आप जानते हो कि उनके टाइम पर पानी को बहुत अच्छे से सेव किया जाता था, बहुत प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम था, बहुत ही एफिशिएंसी वाटर की अच्छी थी। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, खूनी भंडारा है, यहाँ पर भी पानी सेव किया जाता था, स्टेप वेल बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे आप वाटर सिस्टम अलग अलग देख सकते हो जो हमारी हिस्ट्री के अंदर हमने इनको यूज किया है। तो ये हिस्ट्री को क्या आपको नहीं लगता हम इसको यूज कर सकते हैं आज के टाइम के ऊपर भी।
बिल्कुल किया जा सकता है। तो जब मैंने बात करी ना जल इतिहास की, ये इन्हीं सारी चीजों को नोटिस करता है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो हमारे पास्ट में हुआ करती थी, उनको अगर आज के टाइम पर हम यूज कर लेना तो ये जो पानी की रिगार्डिंग हमारी समस्या है इसको काफी हद तक हम सॉल्व कर पाएंगे। यही बात है इस वाटर विजन 2047 के रिगार्डिंग। आई बात समझ में? तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। ये 5 मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं जैसा आप रोज करते हो। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उनको मैं आपको क्विकली बताता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? द आंसर इज यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दरअसल में हुआ क्या था, 2020 में एक एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अंदर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था ताकि जो अलग अलग सिविल एविएशन है उसको हम कैसे रेगुलेट करना है, इसके हेडक्वार्टर्स हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती है? जी नहीं, ये देखने को मिलती है झारखंड के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। मैंने आपको बताया भी था छोटा नागरू प्लेटू के ईस्टर्न एंड पे हमें ये देखने को मिल जाएगा। तीसरा है ड्राई लैंड सिस्टम, क्या एडिटी इंडेक्स इसका 2.65 था? इससे कम था बेसिकली? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। ये नंबर क्या था? 0.65 एडिटी इंडेक्स। बताया था ना कि कितनी एनुअल प्रेसिपिटेशन हो रही है और साथ ही साथ कितनी पोटेंशियल वेपो ट्रांसपोरेशन होती है, इसका रेशियो हम यहाँ पे देखते हैं। और अगर वो 0.65 पे कम आती है उसको बोलते हैं ड्राई लैंड सिस्टम। सिंपल भाषा में बात करूं, वो वाला इकोसिस्टम जहां पर पानी की कमी होती है। राइट, तो ये फॉल्स हो गया। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन दीपोर बिल के बारे में था, क्या ये सिर्फ ओनली रामसर साइट है इन असम? यस, दिस इज ट्रू। 2002 में इसको रामसर झील को रामसर साइट का हमने इसका दर्जा दिया था। हमें असम के अंदर एक फ्रेश वाटर लेक है, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, तो ये बात भी ट्रू है। पांचवा स्टेटमेंट, गंगा सागर मेला क्या वेस्ट बंगाल के अंदर है? हाँ जी सर, ये बात भी ट्रू है। मैंने आपको बताया था जो सागर द्वीप आइलैंड है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप बात करोगे तो कुंभ मेला के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है इंडिया के अंदर मनाया जाता है। तो ये थे पांचों के पांचों क्वेश्चन जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, कल के क्वेश्चंस। आज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इन पांचों का आंसर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है ना, टेलीग्राम पे थोड़ा लेट अपडेट होती है पीडीएफ, तो हो सकता है मैंने अभी वीडियो डाला कुछ घंटों बाद या कल सुबह तक हो जाए, बट मेक श्योर कि आप इसको अपने पीडीएफ के साथ आपको इसको सब्सटेंशिएट करो ताकि चीजें आपको लंबे टाइम तक रिवाइज रह पाए। राइट फ्रेंड्स, तो ये था आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।